हेलो दोस्त, मैं सुरेश सर जीएस गुरु में आपका स्वागत करता हूं। आइए, मेरी तरफ से आप सभी को नमस्कार हो। आइए आज हम दिल्ली सल्तनत का अगला पार्ट खिलजी वंश के बारे में चर्चा करते हैं। इसके पहले हम गुलाम वंश की चर्चा कर चुके हैं। कुछ समय तक हमने अपनी वीडियो रोक रखी थी। अब परंपरागत हमारी वीडियो आपको एक डेली आपको मिलेगी। आइए आज हम चर्चा करते हैं खिलजी वंश। तो खिलजी वंश का शासनकाल 1290 से लेकर 1320 तक चलता है दोस्त। और इसी समय मुख्यतः 4 शासक होते हैं, जैसे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जिसने खिलजी वंश की स्थापना किया था, और उसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही खिलजी वंश का चर्चित शासक होता है, अर्थात सुल्तान होता है। उसके बाद मुबारक शाह खिलजी होता है। उसके बाद खुसरो शाह एक अन्य सुल्तान होता है। तो ये 4 शासकों के बारे में थोड़ा सा परीक्षा की दृष्टि से हम आपको क्रीम मैटर दे रहे हैं। इसे क्रीम मैटर को आप क्या करिए कि कभी इसको दरकिनार मत करिएगा, और बार बार अगर हमारा वीडियो देखेंगे तो आपका एक परीक्षा की दृष्टि से एक दिमाग में कंठस्थ हो जाएगा और कहीं बाउंस नहीं करेगा। बस आप लगे रहिए हमारे साथ। हमारा वीडियो डेली अपलोड होगा और उसको आप देखते रहिएगा। तो आइए देखिए, जैसे हमने आपको कहा है कि 1290 से 1320 तक था, और उसके अब पहला शासक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। इसने क्या किया था कि खिलजी वंश की स्थापना किया था। इसने खिलजी वंश की स्थापना किया था, और इसके साथ एक दुखद घटना होती है। दुखद घटना ये होती है कि अलाउद्दीन खिलजी इसका भतीजा रहता है, और इसी के शासनकाल में, अर्थात जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में ही उसका भतीजा दक्षिण के कुछ भागों पर आक्रमण करता है और वहाँ से धन को लूटता है। धन की प्राप्ति ने अलाउद्दीन खिलजी को एकदम बिल्कुल उत्तेजित कर दिया कि वह सुल्तान बनेगा, और सुल्तान बनने के एवज में उसने जब धन प्राप्त हो गया तो वह दिल्ली न जाकर अपने चाचा से न मिलकर, बल्कि वह स्वयं कड़ा में रुका। कड़ा में रुकने के बाद अपने चाचा से अनुनय विनय किया और बहुत सारी बातें कही, जिससे भावुक होकर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी अपने भतीजा अलाउद्दीन खिलजी से मिलने आता है। मिलने के बाद कड़ा में क्या करता है, इसी के इशारे पर चाचा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर दी जाती है। वहीं पे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी कहता है कि अरे धोखेबाज, ये तुमने क्या किया। तो अलाउद्दीन खिलजी का यह नीति थी कि राजनीति में न कोई सगा है न कोई संबंधी है, सत्ता प्राप्त होनी चाहिए। तो अपने चाचा को मारकर, अपने चाचा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को अलाउद्दीन खिलजी ने मार करके स्वयं सत्ता हथिया ली। तो घटना ये होती है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा अपने चाचा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कहाँ की थी? कड़ा मानिकपुर के आसपास की थी। जब गंगा नदी वह पार कर रहा था, पार करते ही समय अपने सैनिकों के इशारे पर अपने चाचा की हत्या करवा दी। अब हत्या करने के बाद ये क्वेश्चन पूछता है कि फिरोज खिलजी की हत्या, अर्थात जलालुद्दीन फिरोज खिलजी हत्या किसने की? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अब अलाउद्दीन खिलजी सत्ता हथियारी, तो उसका शासन काल है कि 1296 से लेके 1316 तक ईस्वी तक वह क्या करता है, दिल्ली का सुल्तान बनता है। अपने सुल्तानियत के शासनकाल में उसने बहुत सारी कुछ सराहनीय काम भी किया है, और कुछ भी ऐसे काम किया है जिसे आम जनता को दुख हुआ। तो आइए चर्चा करते हैं कि जैसे अलाउद्दीन खिलजी सबसे पहले तो क्या करता है कि अपने आप को द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण करता है, अर्थात सिकंदर के समान अपनी क्या करता है, उपाधि धारण करता है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं, आप दिमाग से मत उतारिएगा कि सिकंदर सानी अर्थात द्वितीय सिकंदर किसे कहा जाता है? तो अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता है। अगला पॉइंट है कि अलाउद्दीन खिलजी जब साम्राज्य विस्तार करता है, तो अर्थात राज्यों का जब विजय करता है, राज्यों पर आक्रमण करता है, तो उसने क्या किया कि मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ रहती है। वहाँ के राजा राणा रतन सिंह रहते हैं, उनकी पत्नी पद्मिनी रहती है। और पद्मिनी का कहा जाता है कि पद्मिनी इतनी सुंदर थी
जिससे अलाउद्दीन खिलजी को क्या हुआ था, लगाव हो गया था, अर्थात कहा जाता है कि प्रेम हो गया था। एक झलक देखने के लिए क्या किया है, वो चित्तौड़ पर आक्रमण किया। चित्तौड़ को जीतने के बाद उसका नाम क्या रख देता है, खिजराबाद। चित्तौड़ का नाम जीतने के बाद, अर्थात चित्तौड़ को जीता, तो चित्तौड़ को जीतने के बाद उन्हें क्या किया, खिजराबाद रख दिया। और यह पहला सुल्तान था जिसने भू राजस्व की दर को 50% कर दिया था। ये बहुत ही ज़्यादा भारतीय सल्तनत में या भारतीय इतिहास में सबसे ज़्यादा भू राजस्व कर अलाउद्दीन खिलजी ने लिया था, जिसका प्रतिशत 50% अर्थात 50% कर दिया था। अगला है, यह प्रथम सुल्तान था जिसने क्या किया, केंद्र में एक अस्थाई सेना रखा और सैनिकों को नगद वेतन देने का प्रारंभ किया। क्या करता है, केंद्र में अस्थाई सेना रखा और उन्हें उस अस्थाई सेना को क्या किया, नगद वेतन देना प्रारंभ किया। और उसने क्या किया कि जब यह व्यवस्था लागू करता है, अस्थाई सेना रखता है, नगद वेतन देता है, उसके बाद वो क्या करता है, सैनिकों की हुलिया लिखने का प्रारंभ करता है। कौन सैनिक किस तरीके का है, कौन योग्य है, कौन नहीं है, वो क्या करता है, हुलिया लिखता है। फिर उसने क्या करता है कि घोड़े दागने की प्रथा और सैनिकों को हुलिया इसलिए किया था क्योंकि जब छोटे छोटे जो राज्य होते थे और सैनिक होते थे, वो क्या करते थे, कुछ ऐसे घोड़ों का प्रयोग करते थे सेना में, गिनती में क्या करते थे, ज़्यादा दिखाने के लिए उससे कुछ लाभ होता था। और भले ही घोड़े वह योग्य न हो, सेना योग्य न हो, ठीक है, तो उससे क्या होता था कि युद्ध में क्या होता है, युद्ध में पराजय हुआ करती थी, विजय नहीं होता था। इसलिए उसने क्या किया कि योग्य सेनापति रखने के लिए सैनिकों की हुलिया रखना शुरू किया और योग्य जैसे घोड़े इतना योग्य हो कि युद्ध में क्या करें, पारंगत साबित हो, इसलिए घोड़े को दागने का प्रारंभ किया था। कोई ऐसा सेनापति, ऐसा वैसा कोई घोड़ा सैनिकों के बीच में न ला दे, जिससे क्या हो, उसे नुकसान हो, विजय के बजाय पराजय हो। इसलिए क्या करता था, घोड़े को दागने का प्रारंभ किया। फिर उसने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी ने, जो वर्तमान समय में आप कोटेदार या कंट्रोल के नाम से जानते हैं, जहां से आपको राशन प्राप्त होता है, चावल, गेहूं, चीनी, बहुत सारी चीज़ें, चना वर्तमान समय में मिल रहा है। तो यह व्यवस्था अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, जिसे राशनिक व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। तो अलाउद्दीन पहला ऐसा सुल्तान था जिसने क्या किया था, अपने शासनकाल में राशनिक व्यवस्था भी उपलब्ध किया था, जिससे कि क्या हो, जिससे आम जनता खुशहाल हो। अब दूसरी पॉइंट है, उसने क्या किया था, एक दीवाने रियासत, ये क्वेश्चन कई बार मित्र पूछ चुका है, दीवाने रियासत विभाग की स्थापना किया था, जो व्यापार से संबंधित है, जो व्यापार करने वाले व्यक्ति हैं, वो दीवाने रियासत विभाग में अपना क्या करें, रजिस्ट्रेशन करवाएं। दूसरा है, अगला है, इसने राजस्व वसूली के लिए उसने क्या किया था, राजस्व वसूली के एक और विभाग की स्थापना किया था, जिसका नाम है दीवाने मुस्तखराज। दीवाने मुस्तखराज का मुख्य कार्य क्या था, इसी के अंतर्गत, इसी के सहयोग से, या इसी ने क्या किया था, राजस्व वसूली का काम करता था। अर्थात दीवाने मुस्तखराज का मुख्य कार्य था राजस्व वसूल करना। अगला काम था, अलाउद्दीन खिलजी का एक मुख्य सेनापति था, जिसके सहयोग से पूरे दक्षिण भारत को अलाउद्दीन खिलजी ने जीत लिया था। उसका नाम था मलिक काफूर। मलिक काफूर को 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने उसे क्या किया था, 1000 दिनार देकर खरीदा था। कहाँ से, जब वह गुजरात पर आक्रमण किया था, तो गुजरात से ही क्या है, यह है 1000 दिनारी, अर्थात मलिक काफूर मिला और बहुत योग्य ही था, जिसे प्रसन्न होकर अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, 1000 दिनार पे मलिक काफूर को खरीद लिया। यही मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का मुख्य सेनापति था, और जिसने क्या किया, दक्षिण भारत, देवगिरी, तेलंगाना इत्यादि राज्यों को जीता था। आगे है,
मलिक कफूर के सहयोग से कहा था, बार बार हम कह रहे हैं कि मलिक कफूर के सहयोग से दक्षिण भारत का विजय अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अब मलिक कफूर तो दक्षिण भारत में बहुत सारे युद्ध किए और जीते भी थे, लेकिन मुख्य बातें हम आपको ये बता रहे हैं कि मलिक काफूर जब तेलंगाना पर आक्रमण किया, तेलंगाना की राजधानी वारंगल रहती है, वहाँ के शासक प्रताप रुद्रदेव थे। जब मलिक काफूर तेलंगाना पर आक्रमण किया और वहाँ के शासक प्रताप रुद्रदेव थे, जिसे जो भयभीत होकर दोस्त नतमस्तक हो गए, अर्थात अपनी हार मान लिए। हार मानकर रुद्र प्रताप देव क्या करते हैं, एक सोने की मूर्ति बनवाया, स्वयं की सोने की मूर्ति बनवाया और सोने की एक जंजीर बनवाया, जो उसी मूर्ति में, अपनी ही बनाई हुई मूर्ति में गले में डाला। जो जंजीर कैसी होती थी, जैसे कि मान लीजिए बंधक के रूप में थी। तो यह प्रदर्शित करता है कि रुद्र प्रताप देव मलिक काफूर के सामने क्या हुआ, हार गया और आत्मसमर्पण किया। और यह आत्मसमर्पण का संदेश अलाउद्दीन खिलजी के पास पहुंचा। जो बनी बनाई मूर्ति, जो सोने की मूर्ति थी, उसमें जंजीर लगा हुआ था, वह अलाउद्दीन खिलजी के सामने दिखाया गया, रखा गया। और अलाउद्दीन को इसी समय अलाउद्दीन को क्या मिलता है कि मूर्ति बनवा कर भेजा, जंजीर डालकर, जो क्या आत्मसमर्पण का संदेश वहाँ दिया। और इसी के शासनकाल में रुद्र प्रताप देव ने ही क्या करता है कि मलिक काफूर को संसार का अर्थात विश्व का एक हीरा, जिसे आप जानते हैं कोहिनूर का हीरा, जो गोलकुंडा के खान से निकली हुई थी, वह संसार का प्रसिद्ध हीरा रुद्र प्रताप देव किसे दिया था, मलिक काफूर को दिया था। और यह हीरा मुगलों के शासनकाल में पहुंची और जो शाहजहां ने अपने तख्ते ताउत में रखा। फिर उसके बाद युद्ध हुआ, युद्ध होते हुए ये अफगानिस्तान पहुंच गया। अफगानिस्तान के शासक ने क्या किया कि रणजीत सिंह को सौंप दिया और रणजीत सिंह के एक अन्य शासक थे जो अंग्रेजों से युद्ध किए। अंग्रेजों से युद्ध करने के बाद वर्तमान समय में या उस समय वह हीरा अंग्रेजों के पास चला गया और वर्तमान समय में ही आज वह हीरा अंग्रेजों के पास ही है। तो आगे चलते हैं। देखिए, कोहिनूर का हीरा, रुद्र प्रताप देव ने ही मलिक काफूर को संसार का प्रसिद्ध कोहिनूर का हीरा दिया या भेंट किया, जो अलाउद्दीन खिलजी को सौंपा था। अगला है अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण अभियान। अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण का प्रथम अभियान देवगिरी पर था। कहने का तात्पर्य है कि जब अलाउद्दीन शासक बना तो उसने क्या किया, देवगिरी पर ही सबसे पहले आक्रमण किया था। और वहाँ का शासक रामचंद्र देव था, जो आत्मसमर्पण जब कर लेता है रामचंद्र देव जब आत्मसमर्पण कर लेते हैं तो उनसे संधि होती है। तो अलाउद्दीन खिलजी संधि से खुश होकर इसी रामचंद्र देव को एक उपाधि देता है, राम रायन की उपाधि को प्रदान करता है। ये बार बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि ये राम रायन की उपाधि किसे मिली थी, तो रामचंद्र देव को मिली थी। अब अगला टॉपिक है, अगला प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों से निपटने के लिए, अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, मंगोलों से निपटने के लिए उसने एक नीति जारी किया था। नीति ये थी, रक्त और तलवार की नीति को लागू किया था। ये कहता था मंगोल के सामने हम क्या करेंगे, तलवार के साथ रक्त बहाएंगे और उनके साथ बखूबी से युद्ध करेंगे। तो उनसे बचने के लिए एक नीति को जारी किया जिसका नाम है रक्त और तलवार की नीति। और कहा भी जाता है कि किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोलों का आक्रमण हुआ, तो सबसे अधिक पूरे भारतीय सल्तनत काल में सबसे अधिक मंगोलों का आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुआ था। तो ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है कि सबसे अधिक मंगोलों का आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुआ था। अगला मैटर है कि अलाउद्दीन खिलजी पहला ऐसा सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश अर्थात नाप
नाप कराकर लगान वसूल किया था। मतलब कहने का मतलब है कि अलाउद्दीन खिलजी पहला ऐसा शासक था जो भूमि की नाप किया अर्थात पैमाइश किया, जिसके आधार पर लगान को वसूल किया था। अगला है कि अलाउद्दीन खिलजी ने एक अध्यादेश जारी किया था। वो बहुत सारे अध्यादेश जारी किया था, तो उसमें क्या मुख्य बातें हैं कि अपने अध्यादेश में अलाउद्दीन खिलजी शराब और भांग जैसे मादक द्रव्यों पे और जुआ खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया था। क्वेश्चन दो आता है, जैसे अगर आपको जहांगीर ने भी एक अध्यादेश जारी किया था, मद्य निषेध किया था, लेकिन दिल्ली सल्तनत में अगर पूछे तो अध्यादेश अलाउद्दीन खिलजी भी ने जारी किया था जो शराब और भांग पर प्रतिबंध लगा दिया था, अर्थात मादक द्रव्यों पर प्रतिबंध लगा दिया था और जुआ खेलने पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। और ये है आपका अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित परीक्षा के दिल से मेन टॉपिक है। अगला शासक बनता है मुबारक शाह खिलजी और ये क्या है कि 1316 से लेकर 1320 तक शासन करता है। इसने खलीफा की सत्ता को ठुकरा दिया था। ये खलीफा की सत्ता को मानने से ठुकरा दिया था। क्वेश्चन कई बार आया है कि खलीफा की सत्ता को किसने ठुकराया था? मुबारक शाह खिलजी। अगर ऑप्शन में है तो उसे आप खलीफा क्या नाम है, मुबारक शाह खिलजी को मानिए। और स्वयं को खलीफा घोषित किया था, ये भी क्वेश्चन आता है। वो कौन सा सुल्तान है जिसने क्या स्वयं को खलीफा घोषित किया था? मुबारक शाह खिलजी। अब मुबारक शाह खिलजी बहुत ही मनचलन सुल्तान था। वह कभी कभी अर्धनग्न अवस्था में क्या करता था कि राज दरबार में जाना पसंद करता था। और इसे नग्न स्त्रियों की संगत पसंद थी। यानी क्वेश्चन पूछा जाता है कि नग्न स्त्रियों की संगत किसे पसंद थी? तो मुबारक शाह खिलजी, जिसने खलीफा की सत्ता को मानने से इनकार कर दिया और स्वयं को खलीफा घोषित किया था। यह कहा जाता है कि यह अंतिम खिलजी वंश का सुल्तान, यह क्या कहा जाता है? वंश का। अगला शासक होगा खुसरो शाह, लेकिन खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मुबारक शाह खिलजी था। उसके बाद एक और शासक आता है जिसका हमने पहले ही नाम लिया था। एक अन्य चौथा शासक होगा, जो अन्य शासक होगा उसका नाम होगा खुसरो शाह। इसने भी क्या किया था? यह हिंदू से, यहाँ लिखा गया यह हिंदू धर्म से बना एक मुसलमान था। इसके बारे में हमेशा चर्चा की जाती है और चर्चा होती भी है कि यह हिंदू से बना मुसलमान था। और इसके बारे में कुछ इसके खुद शत्रु या इसके विरोधी कहते क्या हैं कि इस्लाम खतरे में है और इस्लाम का यह शत्रु है। अर्थात खुसरो शाह के विरोध में उसके विरोधी उसके बारे में कहते हैं कि इस्लाम का यह शत्रु है, अर्थात इस्लाम खतरे में है। किसके बारे में कहा गया? खुसरो शाह। ये क्वेश्चन कई बार पुटअप कर चुका है कि इस्लाम का शत्रु किसे कहा गया और इस्लाम खतरे में है किसके शासनकाल में? तो क्या हुआ? खुसरो शाह के शासनकाल में कहा गया। तो दोस्त, आज यहीं तक मैटर हम आपको देंगे। अगला मैटर होगा तुगलक वंश। हम आपसे फिर से निवेदन करते हैं कि आप हमारे मैटर को देखिए और देखने के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों को शेयर करिए, लाइक करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।